नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली में अब यह तय हो गया है कि चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने का कोई भी नायाब तरीका नहीं है और अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह तय है कि चुनाव ही सबसे बड़ा विकल्प बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 प्रमुख दल हैं दिल्ली में जो अपनी सरकार बनाने का सपना या हसरत सजोए बैठी हैं। आम आदमी पार्टी, जो कि एक नई पार्टी है जिसने 2013 में सबसे पहले सफलता को चखा, लेकिन अपनी सरकार को गिराकर आज वो अपने अस्तित्व को तलाशती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास सबसे बड़ा दल होने के बाद भी सरकार बनाने का मादा नहीं था क्योंकि संख्या बल उसके साथ नहीं था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जीतोड़ कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को आज ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। 8 विधायकों के साथ कांग्रेस जिस हाशिए पर पहुंच गई है, क्या वहीं बनी रहेगी या उससे भी ज्यादा फिसलती हुई दिखाई देगी? लेकिन हर किसी का, ये तीनों पार्टियां चाहती हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार में इनकी सूरत हो और सरकार इनके दम पर चलती हुई दिखाई दे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को रोल मॉडल बनाकर दिल्ली में अपनी सरकार बना सकती है? सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद यह कसक भारतीय जनता पार्टी के दिल में जरूर रह गई थी। तो तीनों पार्टियों के बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि किसके पास क्या फायदा, क्या नुकसान। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में सरकार बनाने का सपना संजोए बैठी बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतरेगी तो जहां एक तरफ बीजेपी के पास मोदी लहर का साथ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कमल खिलने के रास्ते में कई कांटे भी हैं। बीजेपी ने चुनाव कराने के फैसले का समर्थन करते हुए एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव की बुनियाद है मोदी की लहर। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने मोदी की लहर पर मोहर लगा दी है। दोनों राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी को भरोसा है कि दिल्ली का दंगल भी वही जीतेंगे। बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट है उनका वोटर। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में सामने आया है कि बीजेपी का वोट बैंक खिसका नहीं है। इसी से उत्साहित बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में भी ऐसा ही होगा और देश के सियासी माहौल में भी कमल की ही खुशबू महकती दिख रही है। जिस तीसरे दांव के भरोसे बीजेपी दिल्ली में दम भर रही है वो है केंद्र और दिल्ली में सरकार बनाने का फायदा। सियासतदानों की तरह जनता भी समझती है कि अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो उससे बेहतर सामंजस्य बनेगा जो विकास की राह को आसान बनाएगा। हो सकता है कि ये बिंदु भी बीजेपी के पक्ष में जाए, लेकिन बीजेपी के सामने कड़ी चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी है अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग। दिल्ली वालों के जहन से केजरीवाल की तेज तर्रार सियासत निकली नहीं है और केजरीवाल का चेहरा मोदी लहर के सामने आ सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 31 पर उसे जीत हासिल हुई, जबकि बीजेपी को कुल 33% वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती थी। अगर लोकसभा चुनाव की वोटिंग का आकलन किया जाए तो सामने आता है कि बीजेपी दिल्ली की 70 में से 60 सीटों पर आगे थी। दिल्ली में मोदी का मैजिक चलेगा या केजरीवाल का कमाल, इसका जवाब तभी सामने आएगा जब जनता अपना मत ईवीएम में कैद करेगी। मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई दो राय नहीं कि 5 महीने तक भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरात्मा को तलाशती रही कि क्या वाकई में जोड़ तोड़ की सरकार चलाई जा सकती है या फिर चुनाव के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि 5 महीने की मशक्कत भारतीय जनता पार्टी को यह सिखा गई कि चुनाव के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सरकार गिराने के बाद यह पाया कि अगर सरकार न गिराया होता तो शायद दिल्ली की जनता सलाखों पर बिठाई रहती। आम आदमी पार्टी को यह महसूस भी हुआ कि आज भी तमाम फैसलों के बावजूद आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है। न्यूज नेशन ने जो ओपिनियन पोल आपके सामने पेश किया था उसमें भी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही सामने आते हुए दिखाई दिए थे। क्या यही तुरुप का इक्का है जो आम आदमी पार्टी सामने रखकर चुनाव में जाने का मन बना रही है? आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कुर्सी के लिए नहीं आया, आज अगर लोकपाल बिल गिरे तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार छोड़कर जो सियासी भूल की थी उसकी माफी वो और पार्टी नेता आज तक मांगते दिखते हैं और विधानसभा चुनाव की दस्तक ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बाँछें खिला दी हैं। वोट बैंक से लेकर प्रचार के तरीकों तक कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आज भी उनके साथ दिखता है, जिसमें गरीब तबका एक बड़े हिस्से के तौर पर शामिल है। इसी तरह दिल्ली में बाहर से आकर बसे लोगों में भी आम आदमी पार्टी की पैठ नजर आती है। बात अगर कैंपेनिंग स्टाइल की करें तो आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां या चुनावी कैंपेन नहीं चलाती, बल्कि वो गली मोहल्लों में सभाएं करती है। उसके कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तेजी से पार्टी के एजेंडे का प्रचार प्रसार करता है। सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी सक्रिय होकर लगातार अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग करती रही है। बीजेपी अगर 5 साल में सब कुछ बदलने का दावा करती है तो आम आदमी पार्टी के वादे फौरन राहत से लबरेज होते हैं। आम आदमी पार्टी के इन तरीकों को अभी तक दूसरी पार्टियां पूरी तरह से अपनाने में कामयाब होती नहीं दिखी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने कुछ दिक्कतें भी हैं जो रोड़ा बनकर उनकी राह रोक सकती हैं। आम आदमी पार्टी के ऊपर सबसे बड़ी तोहमत दिल्ली को दोबारा चुनाव में धकेलने की है और विरोधी इसी तीर को लेकर लगातार आपके ऊपर निशाना साधते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो पार्टी का कोई दूसरा नेता दिल्ली में अपना कद तेजी से नहीं बढ़ा पाया है। यानी पार्टी अगर चुनाव में उतरेगी तो उसकी मुख्य धुरी केजरीवाल का चेहरा ही होगी, न कि संगठन। चुनावी नतीजों के आकलन भी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 28 सीटों पर आप प्रत्याशी जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि वो हर सीट पर दूसरे नंबर की पार्टी जरूर रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभाओं की वोटिंग के लिहाज से आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे दिखी। आम आदमी पार्टी को दूसरा मौका तो मिल रहा है, लेकिन ये दूसरा मौका अपने साथ दिक्कतों का पिटारा भी लेकर आता नजर आ रहा है। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दो बड़ी पार्टियां जो आमने सामने मुकाबले में आती दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में हमने एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की। कांग्रेस के बारे में भी बातचीत करें, लेकिन उससे पहले जरा चर्चा शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, निर्दलीय विधायक विनोद कुमार बिन्नी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जेडीयू से विधायक शोएब इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। शुरुआत आशुतोष मैं आपसे करूंगा। आज अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर न्यूज नेशन को अपनी बातचीत में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है और उसको लगता है कि वो जीत के लिए अग्रसर है तो चेहरे के नाम पर नरेंद्र मोदी क्यों, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं आगे रखती कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसा क्यों कहना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि अगर चेहरे के तौर पर देखा जाए तो क्या चेहरे के आधार पर राजनीति होती दिखाई देगी या नीतियों के आधार पर राजनीति? नहीं, वैसे तो कायदे से देश के अंदर जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो नीतियों के आधार पे होनी चाहिए, चेहरों के आधार पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तर्क इसलिए क्योंकि बीजेपी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर लगातार सिर्फ चेहरों के बारे में बात करती है। मैं सिर्फ दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं। 1993 में इनकी तरफ से मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 1998 में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी। 2003 में मदन लाल खुराना एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। 2008 में मल्होत्रा जी उम्मीदवार बने। 2013 में हर्षवर्धन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगा ये मुद्दा उठाएगा कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है। सवाल इस बात का है कि जब आप ही की रणनीति वो थी तो आज आपके पास चेहरा दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है? क्या कारण है? जी। दूसरी बात, जब आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? तीसरी बात, लोकतंत्र के अंदर लोगों के जानने का अधिकार है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो काबिल होगा, समझदार होगा, अनपढ़ गंवार जाहिल कैसा होगा, उसकी नीतियां क्या होंगी, उसका आर्टिकुलेशन कैसा होगा, किस तरीके से बात करेगा, उसकी समझ क्या है। तो अगर आज बीजेपी के पास ये नहीं है तो बीजेपी किस मुंह से वोट मांगेगी? चलिए संबित जी। अजय जी, हम उसी मुंह से वोट मांगेंगे जिस मुंह से हमने हरियाणा में और महाराष्ट्र में वोट मांगा था, और हमने देखा है कि इस प्रकार वहां भी आक्षेप लग रहा था कि क्या प्रधानमंत्री 7 RCR छोड़ के महाराष्ट्र और हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मगर एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जनता बहुत इंटेलिजेंट होती है, जनता को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनने नहीं आएंगे। मगर जिस तरह से महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस बने हैं और हरियाणा में आज खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने हैं, आप जनता से पूछिए जनता खुश है कि नहीं है।
एकदम क्लीन इमेज के हार्ड वर्किंग दोनों मुख्यमंत्री दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार दिल्ली में भी एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जाएगा हु विल बी अ बिफिटिंग रिप्लाई टू कांग्रेस एज वेल एज आम आदमी पार्टी। संबित जी, बस जो आशुतोष ने कही बातें उसमें बस एक बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। जनता को यह जानने का अधिकार तो है ना कि आखिरकार उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है जो अमुक पार्टी का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे। क्या इस अधिकार को आप वंचित रखना चाहते हैं? कम से कम यह परिपाटी लोकसभा में हर बार आपकी पार्टी अपनाती रही है। देखिए अजय जी, आप तो बहुत सीनियर हैं, मगर आप ये भी जानते हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं है। इंडिया में जिस प्रकार का सिस्टम है उसमें आवश्यक नहीं है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नाम घोषित करके हम बढ़े। हाँ, स्ट्रैटेजी के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर अलग अलग स्टैंड लेती है। हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में घोषित नहीं किया, मगर कई अन्य राज्यों में हमने घोषित किया। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने कभी घोषित किया, कभी घोषित नहीं किया। और जहां आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही उनके कैंडिडेट है, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है और बहुत पुष्ट जानकारी है, अंदर खाते मनीष सिसोदिया भी लगे हुए हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट प्रोजेक्ट हो, वो भी उनके जो तमाम विधायक दल हैं उससे मिल रहे हैं कि मेरा नाम प्रोजेक्ट किया जाए। जी आशुतोष। अजय, सबसे पहले मैं समित पात्रा से कहूंगा कि वो पब्लिकली माफी मांगे अगर उनकी बात गलत निकली। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से कहती है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। कृपया समित पात्रा अफवाह फैलाने का काम न करें। और अगर वो तो होंगे भी नहीं, वैसे भी नहीं होंगे राजनीति। मगर यह भी सच है कि थोड़े दिन पहले मनीष सिसोदिया जी मीटिंग कर रहे थे, कुमार विश्वास भी कह रहे थे मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। आशुतोष ने इसे क्लैरिफाई कर दिया। तर्क नहीं है। आइए जरा, आप लोगों का काम है इस देश के अंदर अफवाह फैलाकर दंगे करवाना। चलिए आशुतोष प्लीज आइए जरा मुद्दे पर। कैसे करा देंगे आम आदमी पार्टी? आशुतोष आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया, स्पष्ट कर दिया, ये जरूरी है जनता के लिए। बिल्कुल सही बात है। भीम अफजल साहब, एक जमाना था जब कांग्रेस के सामने यही सवाल हम रखा करते थे, भाई प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और हर बार यही सुनने को मिलता था लेजिस्लेचर पार्टी तय करेगी, उपयुक्त समय पर आपको पता चल जाएगा। आज उसी रास्ते पर मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। आपने बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस किया इनको। ऐसा है अजय जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यह है, कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेसियों की पॉलिसियों और कांग्रेसियों से मुक्त नहीं हो सकते। ये कांग्रेस को तो ये बाहर करना चाहते हैं, लेकिन गोद लेना चाहते हैं सरदार पटेल को, गोद लेना चाहते हैं नेहरू जी को, गांधी जी को। इनके पास तो कोई शख्सियत है नहीं जिसको लेकर के ये आ सके। तो ये तो रहने दीजिए, मसला है इनका। दिल्ली का जो चुनाव है, सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए समित पात्रा से कि भैया ये 5 महीने आपने जो दिल्ली के लोगों को झूला झुलाया है, और अब आप मोदी जी का चेहरा लेकर के महाराष्ट्र और हरियाणा के चक्कर में आपने समझा कि अब आपकी हवा चल रही है शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हवा आपकी दिल्ली में निकलेगी। आपने जिस तरह से अभी तक 5, देखिए मैं कहता हूं 2 पार्टियां जो आपके सामने हैं, हमारा तजर्बा है 15 साल हमने सरकार चलाई है और सरकारें आती हैं और जाती हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि यहाँ पर 2 सपनों के सौदागर हैं। एक बड़े सौदागर हैं जो पिछले 5 महीने से सपने दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक साकार नहीं हो सके हैं। दूसरे छोटे सौदागर थे जिन्होंने 49 दिन तक सरकार चलाई और छोड़कर चले गए और पार्लियामेंट के चक्कर में पड़ गए। बहरहाल उनको नुकसान भी हुआ है उसका। तो मेरा ये मानना है कि ये सपनों के सौदागर हैं, हम प्रैक्टिकली करके हट चुके हैं, हमको जनता ने हटाया है। आज जनता तरस रही है कि कांग्रेस की सरकार इन दोनों से लाख दर्जा बेहतर थी। और आज लोग ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के जमाने में जो काम होता था क्या आज हो रहा है? मीम साहब, हम उस पर चर्चा करेंगे, काम हो रहे हैं। लेकिन जो 5 महीने वाली बात आपने कही और सपनों के सौदागर की बात कही, उसमें बड़ा भाई छोटा भाई आपने बना दिया, इस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, विवेक शांडिल्य यहाँ पर कुछ हमारे दर्शकों के साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जनता का मूड क्या है इस पर, यह भी हम आपके सामने रखते दिखाई देंगे। उर्मिलेश जी, लेकिन आज एक यक्ष प्रश्न यहां खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सबकी बदीली ने हमने सुनी, क्या आज
दिक्कत ये बनती जा रही है कि नरेंद्र मोदी के अलावा शायद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मैस्कट नहीं है जिसे लेकर वो आगे बढ़ सके। और क्या यही वजह है कि आज 5 महीने तक की उहापोह के बाद अंततः जब कोई रास्ता नहीं था तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार होना पड़ा? देखिए, आपके सवाल में कई पहलू हैं और मैं समझता हूं इसका जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे नजर आता है कम से कम जी, कि भाई कहीं न कहीं इस तरह के जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो विचार, मुद्दे और समस्याएं जो जनता की हैं उसको डाइवर्ट करके और सिर्फ किसी व्यक्ति, किसी चेहरा, किसी सितारे की तलाश करते हैं। और हुआ यह है कि चूंकि कॉर्पोरेटाइज पॉलिटिक्स हो गई है पूरी, और दूसरी बात कि हम लोग का मतलब मीडिया, बहुत टेलीवाइज्ड इलेक्शंस हुए हैं, तो इसमें जो सितारे हैं राजनीति के, सियासत के सितारे, चेहरे, इनकी खोज बहुत तेजी से हुई है और उसी के साथ विचारों का, मुद्दों का, जनता की समस्याओं का जो पहलू है वो दब गया है। इसलिए आप जो कह रहे हैं बार बार, और बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान के मुताबिक सरकार बनाने के लिए किसी नेता की घोषणा पहले नहीं की जाती, संसदीय दल या विधायक दल नेता चुनता था। लेकिन आज, और माफ कीजिएगा, मुझे संबित भाई माफ करेंगे, इसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले की, वाजपेयी जी के समय भी। तो होता यह था कि कांग्रेस रिजीम के समय पहले से जो पीएम होते थे या सीएम होते थे वो रिपीट होते थे, उनके चेहरे आते थे, लेकिन एक चेहरे को आगे करके राजनीति की शुरुआत भारत में बीजेपी ने की है और अब सब करना चाहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बिन्नी साहब, बस एक छोटी टिप्पणी आपसे। क्या आपको लगता है कि आज जो चुनाव होता दिखाई दे रहा है उसमें ऐसी धारणा सी है, मैं इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराता, लेकिन एक धारणा सी बनती जा रही, शायद कांग्रेस पीछे है, मुख्य मुकाबला आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होता दिखाई दे रहा है। 2 चेहरे, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल। इसमें आम आदमी का कहां, आम आदमी कहां है आज? देखो, ये बिल्कुल वास्तविकता है कि 2 आज जो बड़ी पार्टियां नजर आती हैं दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछले दिनों विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जो उनका स्थिति रही है वो काफी लगातार डाउन हुई है। तो ये सब लोगों के मन में एक धारणा भी है और लगभग मानना भी है और वास्तविकता भी इस बात को है कि जो दिल्ली में चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा। कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, ये सब आपके भविष्य का हमें लोगों को जानना होगा, समझना होगा। बिन्नी साहब उस पार्टी से बहुत नाराज रहे हैं उस पार्टी से, लेकिन बड़ी ईमानदारी से। नहीं, मैं हमेशा हर बात को बहुत ईमानदारी से रखता हूँ, मेरा कोई उस बात से नहीं है मुद्दा है। चलिए, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप सब हमारे साथ बने रहें। और इसके साथ साथ हम अन्य अपने तमाम दर्शकों से पिछले लगभग 8-9 घंटे से कहा कि आप एसएमएस के जरिए या फिर हमारे वेबसाइट पर अपनी राय सामने रखें कि आप दरअसल किस पार्टी को ज्यादा तरजीह देना पसंद करेंगे। इसका जो रुझान आया है वो भी अभी हम आपके सामने पेश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव तो अब तय है, लेकिन आखिरकार मुद्दे क्या हो सकते हैं, आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। एक विशिष्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी, मियां मदन साहब कांग्रेस से, आशुतोष आम आदमी पार्टी से, निर्दलीय विधायक विनोद कुमार बिन्नी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जेडीयू विधायक शोएब इकबाल साहब और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं, और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त जनता के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। विवेक, जरा जनमत जान ले कि चेहरा कितना महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। बिल्कुल, और कुछ युवा साथी हैं मेरे साथ और कुछ दिल्ली की जनता है। मैं युवा साथियों से शुरू करना चाहूंगा। क्या लग रहा है दिल्ली की सियासत को देखकर आपको? देखिए, दिल्ली की सियासत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि दोबारा अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। उनको कांग्रेस के साथ में सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। जब उनको लगने लगा कि लोकसभा में ज्यादा सीटें मिल सकती है मुझे, तो उन्होंने सरकार छोड़ दी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का 50-50 चांस। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को आत्ममंथन करना चाहिए और इस बार वो 49 यदि उनकी सरकार आती है बाई चांस, तो वो जिस बार उन्होंने जनता को अंधेरे में धकेला है इस तरह से ना धकेले। चलिए जी, अगर बीजेपी ये कहती है कि इस बार उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली की जनता पिछले 7 सालों से मतलब एमसीडी में बीजेपी को और 49 दिन केजरीवाल के देख चुकी है, तो इससे साफ है कि केजरीवाल की सरकार आना निश्चित है। देखिए, बात स्पष्ट है कि 49 दिन में जो व्यक्ति छोड़ के भाग गया दिल्ली की जनता को, अब दिल्ली की जनता को दोबारा उनको मौका देना नहीं चाहिए। इस देश को राजनीतिक व्यक्ति जरूरत है, राजनीतिक व्यक्ति जरूरत नहीं है। जी, तो मिले जुले रिएक्शन, मिली जुली प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हम लगातार चर्चा करते रहे, लेकिन शोएब इकबाल जी, आपकी भूमिका भी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। अब जरा ये समझा दीजिए हमें
कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी अपनी तर्ज पर चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये चुनाव आम आदमी से उठता हुआ, यानी कि मैं दिल्ली की जनता की बात कर रहा हूं, दिल्ली की जनता से उठता हुआ दो शख्सियत के बीच में जा टिका है। आज जैसे राजनेता कहां है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं बात, आज की जो स्थिति है जी, और यदि आज चुनाव हो जाते हैं, मुझे लगता नहीं है आज चुनाव होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव होंगे भी दिल्ली में कि नहीं होंगे जी। ये तो एक अलग बात है। मैं इतना कह दूं कि दिल्ली की जो स्थिति है इस वक्त जो है कि दिल्ली की जनता बहुत कंफ्यूज्ड है, और इसमें आप ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को भी आप इतना हल्का नहीं लेंगे अब आज की स्थिति में। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का अगर जब वो फेस लेके आती हैं जी, तो वो बात अब रहेगी नहीं। ये मैं आपको बता दूं बात, वो चल गया। और जहां एक कमजोर मतलब वो था, कांग्रेस थी कमजोर, सीधा मुकाबला कांग्रेस से था हरियाणा या वहां पे अपना महाराष्ट्र में। लेकिन दिल्ली के अंदर ये मैं आपको बताऊं तिकोना मुकाबला अब वाकई होगा। इस वक्त ये मेरा अपना मानना है। उसके अंदर बाजी जो है वो सेकंड पार्टी कांग्रेस रहे या आम आदमी पार्टी रहे, ये मेरा अपना इतना एनालिसिस और मानना है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, इससे पहले बिल्कुल मैं आपको क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम रुके यहां पर कुछ देर के लिए, आशुतोष, हर किसी को यह लगातार उम्मीद रही कि आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ राजनीति की परिपाटी को आगे बढ़ाता दिखाई देगा, और इसे लेकर हर कोई जद्दोजहद करता दिखाई दिया। आज जरा संशय है लोगों के दिलों में। क्या आपको लगता है कि संशय को दूर करने में वाकई में आम आदमी पार्टी अब कामयाब होती दिखाई देगी, और आप इसके लिए सुनिश्चित करते रहेंगे, एक रास्ता तय है आपके लिए? नहीं, ये संशय उन लोगों के मन में है जो देश के अंदर भ्रम फैलाना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर लोगों के मन में संशय होता तो पिछले 5 महीने से दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव कराने से क्यों भाग रही थी? जी, वो दिल्ली में चुनाव कराती। दिल्ली बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो दिल्ली के अंदर शेर सिंह डागर के माध्यम से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर सरकार क्यों बनाना चाहते थे? तो संशय और दुविधा बीजेपी के दिमाग में था। उनको पता है कि दिल्ली के अंदर चुनाव अगर कराएंगे तो उनकी हार हो जाएगी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बावजूद इनकी मजबूरी हो गई कि चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए संशय हमारे दिमाग में नहीं और आम आदमी के दिमाग में नहीं है, संशय बीजेपी के दिमाग में। और ये सवाल बिल्कुल आशुतोष, हम तुरंत वापस आते हैं इस चर्चा पर। मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे रुकना पड़ रहा है यहां पर कुछ देर के लिए। संबित जी इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए और वापस आकर इस चर्चा को एक और दिशा में भी लेकर चलेंगे। क्या दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दे आज चेहरों की राजनीति के पीछे होते दिखाई देंगे? करेंगे